बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को उनके मीनिंग समझना है कि उसके मतलब क्या होता है। यहाँ एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं पास्ट ईयर के पेपर्स में। तो जब भी मैं कोई डिफरेंस अगर आपसे बोलूं कि ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना उस डिफरेंस को। क्योंकि मैं ये केवल बोर्ड लेवल पे कवर कर रहा हूं तो इस टॉपिक में हम लोग केवल वही पार्ट पढ़ेंगे जो रिड्यूस्ड होने के बाद बचा हुआ है। कई सारी चीजें यहाँ पर हट चुकी हैं, उन पे हमें इतना कोई ध्यान देना नहीं है, फिर भी मैं उसको बीच बीच में बोलूंगा कि ये चीज होती है बट वो बोर्ड में नहीं आना है। सरफेस, जैसा कि ये वर्ड है सरफेस। अब सरफेस हम जानते हैं कि सरफेस कोई भी एक सब्सटेंस का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उस लेयर को हम लोग सरफेस बोलते हैं। और इस सरफेस पर केमिस्ट्री यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को सोचना है सरफेस केमिस्ट्री में। तो अब कोई भी सब्सटेंस अगर है, वो सब्सटेंस के जो मतलब जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनके पार्टिकल्स के, अब वो लेयर्स में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस लेयर को अपन बोलेंगे कि इट इज द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका ये क्या है, ये इट इज द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। अब इस सरफेस पर जो फिनोमिना होने वाले हैं उसको स्टडी करना है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को यहाँ तीन ही पार्ट पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन को, कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। आज की क्लास कोशिश रहेगी कि एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए। दूसरा पार्ट रहेगा कोलॉइडल का, कोलॉइडल क्या होता है उसको समझना है। और तीसरा पार्ट हमारा लास्ट रहेगा कैटलिस्ट को समझने का। तो ये तीन पार्ट हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। फुल थियोरेटिकल चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल इससे पूछा नहीं जाएगा आपसे। सो सबसे पहला टर्म यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होता है समझना। हम लोग इससे पहले एक टर्म सुन चुके हैं एब्जॉर्प्शन, जहां पर बी ये एड है, एब नहीं है। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बोथ आर डिफरेंट फिनोमेना। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। बेसिक बात हमको यही याद रखना है कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। अब सरफेस फिनोमिनन जो है ये सरफेस पर होने वाला फिनोमिना क्या होता है कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस का, मान लीजिए कोई लेयर थी और इसकी ना आउटर मोस्ट लेयर मतलब जो इसका सरफेस था, दिस इज द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ये सरफेस है। इस सरफेस पर किसी सब्सटेंस का आकर के एक्यूमुलेट हो जाना, कोई सब्सटेंस दूसरा कोई अनदर सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के सरफेस पर कलेक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं से वेपर पार्टिकल निकल रहे थे, मतलब वेपर आ रहा था, वेपर आ रहा था, आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस वहां रख दिया और आपने थोड़ी देर बाद देखा कि उस सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पर वेपर के पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए, मतलब वेपर इस तरह से कलेक्ट हो गई। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ। किसका एक्यूमुलेशन हुआ? ये एक्यूमुलेशन जो हुआ है ये वाटर वेपर का एक्यूमुलेशन हो गया। तो किसी सरफेस पर, किसी सब्सटेंस के सरफेस पर कोई दूसरे सब्सटेंस का एक्यूमुलेट हो जाना, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। याद रखना कि कोई सॉलिड और लिक्विड जो है, यहाँ हम लोगों को जो एड्सॉर्प्शन पढ़ना है वो सरफेस हमारा रहेगा सॉलिड टाइप का, और इट में भी लिक्विड टाइप का भी पॉसिबल है। गैसेस के ऊपर अपन को, गैसेस का क्योंकि सरफेस डिफाइन नहीं हो पाता, गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर भागते रहते हैं, इसलिए सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये तो मीनिंग सब जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है इट इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर किसी पहले सब्सटेंस का आकर के एक्यूमुलेशन हो जाना, यानी वहां पे कलेक्शन हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ ग्लास शीट, हमारे पास एक ग्लास शीट है और इस ग्लास शीट पर आपने स्पार्कल्स छोटे छोटे ऐसे डाल दिए, तो सभी जगह वो स्पार्कल्स जो है वो कलेक्ट हो गए इस ग्लास शीट के ऊपर। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि वो सरफेस के, जो ग्लास का सरफेस है और जो स्पार्कल्स है उनके बीच में क्या कोई बॉन्डिंग हो रही है, या केवल वो वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी सरफेस पर जैसे घरों के अंदर कोई चीज आप छोड़ दो काफी टाइम के लिए, 2 महीने बाद आप देखो तो उसके ऊपर धूल मिट्टी कलेक्ट हो जाती है, तो वो धूल मिट्टी का कलेक्शन जो हो रहा है
इट इज बेसिकली एक्यूमुलेट कर गया उसका सरफेस, जिसने कलेक्ट कर लिया, बट आप फूक मारोगे वो वहां से हट जाएगा। यानी वो वीक फोर्स से कनेक्टेड था, बट कनेक्टेड तो था, वो वहां से हटा नहीं, वो वहां पे कलेक्ट होता रहा और कलेक्शन हो गया। मतलब बहुत सारा धूल कहीं पर कलेक्ट हो जाता ना, अब आप सोचो हवा भी चल रही होगी फिर भी वो वहां पर रहा, बट आपने थोड़ा सा जोर से वहां पास आकर के फूक मारी तो वहां से वो उड़ गए, यानी कि वो जुड़े तो थे बट वीक फोर्स से जुड़े हुए थे। तो एड्सॉर्प्शन जो फिनोमिना है वो सरफेस वाला फिनोमिना है, यानी कि किसी एक सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई दूसरे पार्टिकल, अब इट में भी लिक्विड और गैस और लिक्विड के ही पार्टिकल आते हैं, तो ये कलेक्ट हो गए वहां पर, जमा हो गए, तो इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन की अगर मैं डेफिनेशन आपको दूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो उसकी डेफिनेशन में कह सकता हूं कि इट इज बेसिकली एक्यूमुलेशन। एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन 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 जो है इट इज बेसिकली एक्यूमुलेशन। तो अपन कह सकते हैं कि द टेंडेंसी of accumulation of molecular species at the surface uh, in the bulk, ठीक है, in the bulk और सरफेस जो है ऑफ सरफेस मतलब आप कह सकते हो ऑफ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर कोई दूसरे सब्सटेंस का यानी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का आकर के कलेक्शन हो जाना, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के अंदर दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है, एक वो सब्सटेंस जिसका सरफेस यूज किया गया, एक वो सब्सटेंस जो आकर के एक्यूमुलेट हुआ। ये जो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये एक्यूमुलेशन हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मेटल का कोई सब्सटेंस था, कोई मेटल था और उस मेटल के ऊपर कलेक्शन हो गया गोल्ड की, पानी की, आई डोंट नो व्हाट, परत, गोल्ड के ऊपर पानी की परत, गोल्ड के पानी की परत किसी मेटल के ऊपर लगा देना और कह देना कि ये गोल्ड है, ये गलत चीज है। बट हाँ ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, वो सरफेस के ऊपर ही कलेक्शन होता है, वहां पर अपन मतलब केमिकली बॉन्डिंग बना रखी है उनकी कि गोल्ड वहां से निकले ना, और एक गोल्ड वाटर यूज करके लोग ऐसा काम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल एक बच्चे ने दिया। तो ये एक सरफेस है, मतलब ये सरफेस जिसका यूज किया गया, मान लो इट इज सब्सटेंस वन और इसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स को मान लो इट इज सब्सटेंस टू। तो जिसके पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट क्या, जो एक्यूमुलेट होने वाला है, जिस पर होने वाला है उस सब्सटेंस को कहा जाता है एड्सॉर्बेंट। तो देयर आर टू वर्ड्स, हम लोग यहाँ दो यूज करेंगे, दो वर्ड्स, दैट इज एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ये आपको याद रखना है। अगर एड्सॉर्प्शन जो है और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक साथ यूज हो जाए, मतलब एब्जॉर्प्शन भी मैं बता देता हूं कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, वो एक बल्क फिनोमिना है, मतलब ये सरफेस का फिनोमिना है और वहां बल्क में, अब मैं इसको ना एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने ना एक चौक लिया और उस चौक के ऊपर आपने एक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया, तो इंक ना ऊपर बस जाकर के कलेक्ट हो गई और ऐसे चारों तरफ ऐसे हल्के हल्के से ऐसे फैल गई। तो ये जो इंक फैली उसके सरफेस पे, वो इनसाइड नहीं गई, जब आपने चौक तोड़ी तो अंदर इंक नहीं पहुंच पाई, ओनली वो सरफेस पे कलेक्ट हुई। बट अब जब आपने एक स्पॉन्ज लिया और उस स्पॉन्ज को ना आपने जब पानी में भिगोया तो वाटर पार्टिकल उसके अंदर इनसाइड चले गए, वो सरफेस पे तो गए गए बट सरफेस से होते हुए वो इनसाइड भी चले गए। तो फिर हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं कि दिस इज एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस का फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन जो फिनोमिना है वो इनसाइड यानी वल्क फिनोमिना है, जिसमें
इनसाइड भी पार्टिकल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने आप को, ये हमको याद रखना है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा नोट आपको बताऊं क्या, एक टर्म यूज होता है दैट इज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन बेसिकली क्या है? सॉर्प्शन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है हमारे पास, तो कहीं पर अगर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, बोथ आर टेकिंग प्लेस, बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। कहीं पर ओनली एडजॉर्प्शन हो रहा, ओनली एडजॉर्प्शन, या ओनली एब्जॉर्प्शन हो रहा, और किसी सिचुएशन में दोनों ही हुआ। मतलब कुछ पार्टिकल सरफेस पर कलेक्ट हो गए और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो इनसाइड चले गए, तो दोनों काम हो गए एक ही सब्सटेंस के ऊपर। जैसे डाई जो है वो फाइबर के ऊपर या कॉटन के ऊपर सरफेस पे भी जमा होती है और इनसाइड भी चली जाती। जब आप कॉटन अगर आप कॉटन के ऊपर इंक गिरा दो तो आप देखोगे कि पहले तो वो सरफेस पे थी, बट थोड़े टाइम बाद वो इनसाइड ऑटोमेटिकली चली जाती, जिससे पूरी कॉटन जो है वो पूरी वेट हो जाती है उसी इंक की वजह से। तो इस ऐसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। मतलब जहां एडजॉर्प्शन यानी एक्यूमुलेशन सरफेस पे भी हो और सरफेस पे होने के साथ साथ इनसाइड भी वहां पर पूरे पार्टिकल्स कलेक्शन होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो आप इसका ना बढ़िया एग्जांपल यही दे सकते हो जो मैंने अभी बोला कि जहां पर जैसे कॉटन के ऊपर आपने इंक ड्रॉ, कुछ एड्सॉर्प्शन के आप एग्जांपल दे सकते हो इसके। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो पहला तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि एड्सॉर्प्शन ऑफ, एड्सॉर्प्शन गैस ऑफ गैस बाय चारकोल। अच्छा, चारकोल भी ना स्पेशल एक वर्ड बोलूंगा, फिनली डिवाइडेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक चारकोल का नाम है फिनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल। उसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर उसके पास से कोई गैस निकले, चाहे कि SO2 Cl2 या फॉस्जीन, इस तरह की गैसेस को ना ये अपने सरफेस पे कलेक्ट कर लेता। और इसी में आप कह सकते हो कि एड्सॉर्प्शन बाय डाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल। तो ये चारकोल का आप एग्जांपल दे सकते हो, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। और करके लिख दे रहा, या मैं कॉमा लगा के लिख दे रहा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई, एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल। तो ये दो एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो गया रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन के। अब अगर मैं इसके थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एड्सॉर्प्शन, देखो थर्मोडायनेमिक्स जहाँ चलता है वहाँ काफी सारे टर्म्स आपके एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये सब आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं बस आपको डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा नोट लिखूंगा इसमें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आप जानते होगे कि हम लोग यहाँ हीट फ्लो की बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो यही ये चैप्टर आपने पढ़ा ही इसीलिए होगा कि ये बताता है कि कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं। ये थर्मोडायनेमिक्स ही एक ऐसा चैप्टर है पूरे 11th-12th के अंदर जिसमें आपको ये सिखाया गया होगा कि कोई फिनोमिना होगा या नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी के ऊपर ये आपने बहुत पढ़ा होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्लास 11th में। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अगर आप चाहो तो इसके मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, लगभग 15 के आसपास वो लेक्चर होंगे, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का, नॉट थर्मोकेमिस्ट्री, बोथ आर डिफरेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स के आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स भी कौन सा? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और हो सकता है कि मैंने उसमें डेरिवेशन कुछ अलग तरीके से किए हों।
क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो आप लोग 4-4 पेज में एक एक डेरिवेशन करते हो, बट केमिस्ट्री में अपन वही डेरिवेशन 3-4 लाइन में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ टिपिकल और यहाँ आसान, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि उनको कहीं और प्रोसीजर तक पहुंचाना होता है और अपन को कुछ और पढ़ना होता है, तो अपन को डेरिवेशन जो है वो कुछ और वे में होता है। सो अगर मैं इसके थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं कहूं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा जी आपको पता होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, और डेल्टा एच आपके पास इंथैल्पी है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस अपने पास एंट्रोपी है। सो डेल्टा एच अपने पास चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी अगर नहीं पता है आपको, और डेल्टा एस इट इज एंट्रोपी, और टी टेम्परेचर है, और डेल्टा जी जो है ये टी टेम्परेचर है, और डेल्टा जी जो है इट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हम ये चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन है जो कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि वो खुद से हो जाए, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का कैलकुलेशन नेगेटिव चलता है, और अगर ये नेगेटिव है तो उसके लिए डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब सुनो एक बात, अगर हम लोग ये कहें कि सिंस वी नो दैट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो यहाँ याद रखना है कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है एड्सॉर्प्शन में, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं और हम चाहते हैं वी वांट व्हाट कि डेल्टा जी भी लेस देन 0 हो, सो टेम्परेचर हमको लो रखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गया तो नेट नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव कर दिया ना इसको, तो टेम्परेचर का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। मालूम पड़ा कि ये टर्म अगर टी का वैल्यू बहुत बढ़ गया तो टी डेल्टा एस जो है ये ग्रेटर देन अगर चला जाएगा किससे, डेल्टा एच से, और अगर ये चला गया तो डेल्टा जी अपने पास क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा जी अपने पास ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये है कि फिर इन दैट सिचुएशन रिएक्शन को आपको कराना पड़ेगा, एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है या कोई भी प्रोसेस है। तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमको पैरामीटर, मतलब आप जैसे कोई रिएक्शन कर रहे हो लैब में, तो आप ये नहीं चाहते हो कि आपको पैरामीटर्स बदलना पड़े। आप ये चाहते हो कि बस हम लोग सब्सटेंस को केवल एक दूसरे से मिलाएं और हमको प्रोडक्ट मिल जाए। अगर अब मिलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग सिचुएशंस बदल के देखते हैं कि कब वो रिएक्ट कर रहे हैं। पर्पस ये होता है कि रिएक्शन खुद से हो जाए। अगर रिएक्शन खुद से नहीं हो रही, जैसे गाड़ी में आपने फ्यूल डाल दिया, अब फ्यूल डालने के बाद आप चाहते हो कि वो खुद से बर्न हो जाए, आपने बस इंजन थोड़ा सा वो हीट अप हुआ, उसने देखा अरे हम इंडिया में, इंजन को पता पड़ा इतना टेम्परेचर इधर का होता है, उस हिसाब से उसका एक टेम्परेचर वैल्यू है इस फ्यूल का, उस पे वो बर्न हो जाएगा। तो वहां पे इजिली अपना ये फ्यूल बर्न हो गया। अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग फ्यूल का बर्निंग पॉइंट होता है। उस इंजन को भी अपन वैसे ही डिजाइन करते हैं कि किस कंट्री के लिए जा रहा है। तो इन तो मालूम पड़ा कि अपने इधर का पेट्रोल अपन ने यूज किया वो बर्न ही नहीं हो रहा, तो आप कह रहे गाड़ी तो ऑन हो गई पर चल क्यों नहीं रही है, क्योंकि फ्यूल ही बर्न नहीं हो रहा, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर अपन कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कि गाड़ी खुद से चलने लगे। तो यहाँ भी अपना यही पर्पस रहता है कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। अब डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए एक बात तो क्या हमारे पास फिक्स है कि एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव चलते हैं एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में। अगर एंथैल्पी भी हमारे पास जो है नेगेटिव है और डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी भी अपने पास नेगेटिव है, तो हमारा पर्पस ये होगा कि टेम्परेचर लो रखा जाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो लो फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन के लिए होता है। बट याद रखना कि ये जो एड्सॉर्प्शन चल रहा है बेसिकली ये ऐसा एड्सॉर्प्शन चल रहा है जो खुद से हो रहा है। मतलब जैसे एक सरफेस के ऊपर अगर ऊपर से धूल गिर रही है तो किसी पर्टिकुलर एक हार्ड सरफेस के ऊपर वो धूल ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगी, चाहे टेम्परेचर कितना ही कम क्यों ना। सर्दियों में भी वो धूल कलेक्ट होती रहेगी और गर्मियों में भी वो धूल कलेक्ट होती रहेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर लो फेवरेबल होता। बट कोई बच्चा बोले सर एड्सॉर्प्शन अभी आप पढ़ाने वाले हो दो टाइप के, एक फिजिकल और केमिकल, यानी फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं और एक को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? फिजियोसॉर्प्शन सॉर्प्शन जो होता है वो होता है ऐसा सॉर्प्शन या ऐसा एड्सॉर्प्शन जिसमें कि जो धूल के पार्टिकल कलेक्ट हो रहे थे ना वीक फोर्स से जुड़ रहे थे, अपन ऐसा चाहते हैं कि वो इस तरीके से जुड़ जाए उस सरफेस पे, इस तरह से बॉन्ड बना ले कि छूटे ही ना। जैसे आप चाहते हो कि मेटल के ऊपर पेंट लगा दें भाई,
और सरफेस पे वो कलेक्ट हो जाए, इनसाइड भी ना जाए, और वो मेटल के ऊपर वो पेंट बहुत तेजी से कलेक्ट रहे, ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद वो जो पेंट है वो क्या हो वहां से निकल जाए। तो अब वो मेटल के ऊपर जो आप पेंट कर रहे हो, आपकी कोशिश क्या रहती है, ऐसा थोड़ी ना फूक मारा पेंट हट गया। तो ये केमिकल सॉर्प्शन करा रहे हैं आप, मतलब आप सरफेस पे ही करा रहे हो, पर आप उसको अच्छा टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हो। देखो लो टेम ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे आपको पता है पेंट बहुत देर में वहां पे कलेक्ट होगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो फिर वहां जल्दी से जल्दी वो सूख जाएगा। तो अगर टेम्परेचर लो जो है वो फेवरेबल किस सिचुएशन के लिए, ऑटोमेटिक वाली सिचुएशन के लिए कि भैया खुद ही गए जाकर के जुड़ गए। बट अगर अपन को कोई बॉन्डिंग बनाना है तो बॉन्डिंग बनाने की सिचुएशंस भी फिर बदल सकती हैं। ये जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि एड्सॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। बट याद रखना कि कोई अगर आपको घुमाने की कोशिश करे कि केमिसॉर्प्शन वर्ड यूज कर दे या बोल दे केमिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन वर्ड यूज कर दे, तो कहना इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सब्सटेंस का सरफेस कौन सा है, मतलब कौन सा सरफेस यूज कर रहे हैं, किस तरह के नेचर का, और जो वहां एक्यूमुलेट होने वाला है वो नेचर क्या है। तो बॉन्डिंग मालूम पड़ा बॉन्ड ही नहीं बना रहे वो, तो बॉन्ड बनाने के लिए फिर वी हैव टू चेंज द सिचुएशन। तो ये एक छोटी सी बात याद रखना कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए द फेवरेबल सिचुएशन इज टेम्परेचर लो। बट कभी कभी अगर आपको डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी हम लोग बॉन्डिंग जो है ऑटोमेटिक नहीं होती, तो फिर उस सिचुएशन में वी हैव टू चेंज द पैरामीटर्स। तो ये याद रखना। अब ये आफ्टर दिस मैं आपको बताता हूं कि जो एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास फिजिकल नेचर का होगा, एक हमारे पास केमिकल होगा। तो मैं यहाँ सीधे सीधे इनका ना डिफरेंस लिख दे रहा, क्योंकि डिफरेंस ही हमसे पूछा जाता है। एक तो हमारे पास एक फिजिकल है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको ना फिजिसॉर्प्शन भी बोला जाता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम जो है वो फिजी PHY PHYSI, ठीक है, फिजिसॉर्प्शन, ये वर्ड यूज किया जाएगा, फिजिसॉर्प्शन। और इसमें केमिकल, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो है हम लोग वर्ड यूज करेंगे केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। तो अब चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, हम एक बेसिक बात समझ गए क्या, कि फिजिकल में बेसिकली कोई बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। इट इज ओनली अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द एक्यूमुलेटेड पार्टिकल, या आप ये भी कह सकते हो कि इट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। और मैं लिख दे रहा कि और यू कैन से वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वॉन्डरवॉल ने ही बताया था ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो एक पॉइंट तो आप ये याद रख सकते हो, बिटवीन बिटवीन एड्सॉर्बेंट 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 और एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेट। तो ये आप एंड एड्सॉर्बेट, तो ये आप याद रखना, पहला पॉइंट। अब केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल में आप क्या याद रखोगे कि यहाँ कुछ ना कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आप ये कह सकते हो कि इट इज chemical bond, chemical bond may be a, it may be a nature of ionic, it may be a हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड, तो किसी भी तरह का बॉन्ड हो सकता है। तो कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप याद रखना कि इट इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन बिटवीन एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। ये आप पॉइंट, ये डिफरेंस याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इट इज नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हमें कोई भी पैरामीटर फिक्स नहीं करना पड़े। भाई धूल आई ऑटोमेटिकली कलेक्ट होना स्टार्ट कर दिया, आपने कोई चेंजेस नहीं किए, वो चाहे जो भी सिचुएशन थी वो तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रही थी। बट इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। भाई अगर किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो यू हैव टू मेंटेन द पैरामीटर्स ऑफ द सिचुएशंस। अगर आपने वो मेंटेन ही नहीं किए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप चाहते हो कि कोई सरफेस के ऊपर जो है
कोई सब्सटेंस आकर के बॉन्ड बना ले, तो बॉन्ड बनाने के लिए यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। वो बॉन्ड तभी बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर वो केमिकल नहीं फिजिकल में ही चला जाएगा। तीसरी बात, आप ये कह सकते हो कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता? रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब ये है कोई धूल, इट इज रिवर्सिबल ही बोल दो, इन नेचर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना, जैसे आपने भाई फूंक मारी, धूल उड़ गई, तो वो कुछ देर बाद वहीं पर अगर पार्टिकल उसको फिर मिल गई जगह, फिर जाकर के वहीं कलेक्ट हो गए। बट एक बार आपने इसमें केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर बॉन्डिंग तोड़ दी, तो फिर आप कुछ भी कर लो। जैसे कुछ ऐसे पेंट होते हैं ना प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर आप उनको खींच लो उस पेंट को, तो फिर आप ऐसे उसको चिपकाने की कोशिश करो, वो चिपकेंगे नहीं उससे, क्योंकि आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो ये रिवर्सिबल नेचर के नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल। क्योंकि बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड बनाने के लिए फिर सेम पैरामीटर्स चाहिए। ये नहीं कि अब एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर से उसको खींच के फिर से वो बॉन्ड बना देगा, नहीं। यू हैव टू मेंटेन दीज सिचुएशन अगेन, तभी वो बनाएगा, अदरवाइज वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इट इज इरिवर्सिबल नेचर, मतलब केमिकल वाला इरिवर्सिबल है और फिजिकल वाला रिवर्सिबल इन नेचर है। एक और बात, पॉइंट नंबर फोर्थ आप ये कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो कितना ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है। मतलब एक्यूमुलेशन की कैपेबिलिटी जो है, अब सरफेस आपने कुछ भी ले लिया, अब कोई गैस अगर आप इस पे एड्सॉर्ब करा रहे हो, तो कोई गैस के नेचर पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो कितनी ज्यादा वहां कलेक्ट हो रही है। जैसे आपने मालूम पड़ा कि आपने एक कांच के सरफेस पे आपने H2 गैस मारी, आपने N2 गैस मारी, आपने O2 गैस मारी, आपने ये पाया कि ऑक्सीजन गैस जो है वो उस कांच के सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हुई। तो उसकी कैपेबिलिटी यानी उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा था कि भैया वो गैस कितनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। जितनी जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी गैस, उतनी ज्यादा वो कलेक्ट भी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप गैस को प्रेशर के साथ किसी सॉलिड सरफेस पे मारोगे, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस जो है वो लिक्विड में बनने लगती हैं। अरे सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप कप ऑफ टी के ऊपर अगर चाय गर्म में आप हाथ रख दो, तो थोड़ी देर बाद में जो वेपर के ऊपर अगर आप हाथ फेरोगे ना, प्रेशर बढ़ाओगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फिर से बता दिए, ओके। तो वो चाय के ऊपर बात कर रहा था मैं, कि जब आप वेपर्स कलेक्ट कर लोगे हाथ के ऊपर, अगर आप उस पर फिंगर रखोगे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी गैस अगर जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो याद रखना वो एड्सॉर्ब भी जल्दी होगी, ज्यादा से ज्यादा फिर एड्सॉर्ब होगी। यानी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर लिक्विफाइबल गैस, जितनी जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उतनी ही जल्दी वो जो है एक्यूमुलेट, उतनी ज्यादा वो एक्यूमुलेट होगी। इसमें नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा गैस के, इसमें डिपेंड करेगा कि जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट है, बोथ आर इन विच सिचुएशन, क्या वो बॉन्ड बना सकते हैं, क्या वो बॉन्ड नहीं बना सकते। यानी कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो बॉन्डिंग बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले। अगर गैसेस की बात करें, तो गैस के भी फिर आप किस नेचर पे बात करोगे कि वो कितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन कर सकता है। इसमें अगर मैं हीट की बात करूं, तो आप कहोगे अमाउंट ऑफ हीट इज लो, अमाउंट ऑफ हीट इज लो। आप इसमें क्या बोलोगे? आप इसमें कहोगे कि अमाउंट ऑफ हीट इज स्पेसिफिक। हालांकि हाई भी बोल सकते हो, बट मैं यहाँ पर हीट इज हाई और स्पेसिफिक दोनों वर्ड यूज करूंगा, हाई और स्पेसिफिक। हाई क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड बनाने के लिए लो टेम्परेचर तो नहीं चाहिए अपन को। लो टेम्परेचर, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, कोई कोई सिचुएशन में हो सकता है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल हो, बट स्पेसिफिक वर्ड इज मोर करेक्ट फॉर दिस। क्यों? केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो जाना बिटवीन व्हाट, द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराना है या कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है, तो आपको याद रखना है कि वहां पर अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक होगी, हर एक के लिए एक सिचुएशन पे ही वो बॉन्ड बनाएंगे। इन जनरल कहा जाए तो आप कह सकते हो हाई हीट की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका डिफरेंस में क्या कह सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मैं बता रहा हूं, पहले बता ही देता हूं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिवर्सिबल मैंने ये बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि एक बार एड्सॉर्प्शन का कहीं फिनोमिना हो गया,
अगर वो फिर से वहीं पर विदाउट चेंजिंग एनी पैरामीटर वो फिर से उस फिनोमिना को कर ले। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ना कि किसी सरफेस पे धूल जमा हो गई, वहां मिट्टी पार्टिकल कलेक्ट हो गए धूल के। अब आपने क्या किया, आपने एक फूंक मारी, वहां से वो धूल हट गई। जब वो धूल हट गई, वो रिटर्न बैक धूल वहां पर, फिर जैसे ही उसको वो सरफेस मिला वो फिर वहीं जमा हो गई। अगर आपने इस तरह से आपने फेंका धूल को कि वो ऊपर हवा में उड़ गई, थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आ रही थी फिर सरफेस वही मिला, फिर जाकर के कलेक्ट हो गई। अब वो कलेक्ट हो गई, फिर आप फूंक मार दो ऊपर की तरफ उसको ले जाओ, फिर आप नीचे रख दो। वो ऐसे बार बार रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हटा दो फिर वापस भी आ सकते हैं। बट केमिकल नहीं है, एक बार बॉन्डिंग टूट गई तो बॉन्डिंग टूटने के लिए फिर दोबारा से बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको यू हैव टू मेक अगेन दिस टाइप ऑफ पैरामीटर, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिवर्स, वो फिर से एड्सॉर्प्शन नहीं होने वाला। तो एड्सॉर्प्शन जो फिजिकल है वो एक रिवर्सिबल नेचर का है, एक बार हो गया दोबारा फिर से वही, कोई बिना चेंजिंग ऑफ पैरामीटर फिर से वही काम करने लगा। और बट केमिकल वाला जो है वो नहीं होगा, वो एक बार आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद आपको अगेन सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस अकर करना पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिवर्स। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, आप नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हो, जैसे कि आपने बोला हीट इज लो, तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो कि लो टेम्परेचर। बट अगर हीट लो है तो लो टेम्परेचर की बात करो, इसमें आप क्या कह सकते हो, हाई टेम्परेचर। अभी अभी मैंने कहा भी था कि हाई टेम्परेचर जो है, ये जो जनरल बात है वो लो टेम्परेचर चलता है अगर फिजिकल की बात हो रही है, केमिकल में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें कह सकते हो कि नो रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें आप कह सकते हो कि लो लो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व। लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती, ये वो एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को प्रोवाइड करने पर उन पार्टिकल्स को ऐसी पोजीशन पे ले आती कि वो किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लें। तो ये वो एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी ये वर्ड सुना है, एक्टिवेशन एनर्जी, कि दिस इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी कि जब किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड की जाए तो वो सब्सटेंस के जो पार्टिकल नॉन एक्टिवेटेड थे, यानी जो रिएक्ट करना पसंद नहीं कर रहे थे किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो वो पार्टिकल्स को आपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया ताकि वो किसी दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर लो एक्टिवेशन एनर्जी, और आप यहाँ कहोगे कि एप्रिशिएबल, या आप हाई टेम्परेचर, जैसे मैंने लिखा ना, स्पेसिफिक वर्ड भी यूज कर सकते हो इसके लिए कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो काम होगा। यहाँ आप कह सकते हो कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और मैं यहाँ पर एक और वर्ड यहीं पर मेंशन कर दे रहा कि आप स्पेसिफिक वर्ड इज मोर करेक्ट। बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि हाई, बट मैं यहाँ स्पेसिफिक वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितनी नीड होगी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग करना है तो इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर कि किस तरह के पैरामीटर्स वहां रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप कहोगे हाई प्रेशर फेवरेबल। हाई प्रेशर क्यों, जितने ज्यादा प्रेशर से आप गैस को किसी सरफेस पर मारोगे तो उतनी ज्यादा वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कलेक्ट हो जाएंगे। तो हाई प्रेशर फेवरेबल है। इसमें प्रेशर जो है नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं, बट ये भी बोथ आर हाई प्रेशर, मतलब दोनों में ना हाई प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हाई प्रेशर फेवरेबल। तो ये एक तो पॉइंट ये हो गया कि हाई प्रेशर फेवरेबल है। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो हो सकता है कि इसमें प्रेशर डिक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा, बट इसमें प्रेशर डिक्रीज करने पर जो है एड्सॉर्प्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हाई प्रेशर फेवरेबल तो है, बट जिस सिचुएशन पे जितने प्रेशर पे बॉन्डिंग बन रही थी, अब इसका मतलब देखो, हाई प्रेशर का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप वहां पहुंचा रहे हो।
ये इसका मतलब है। तो बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग एक अलग फिनोमेना है। हाई प्रेशर फेवरेबल तो है, हाई प्रेशर इसलिए फेवरेबल है भाई ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वहां पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जितना ज्यादा एक्यूमुलेट कराओगे उतनी जल्दी बॉन्डिंग बनाएंगे। बट प्रेशर डिक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना चेंज हो जाए, वो नहीं होगा। यहाँ तो आपने प्रेशर डिक्रीज कर लिया, मालूम पड़ा कि उतने पार्टिकल वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। पॉइंट नंबर 7 फिर से बोलने ओके भाई, ऐसे समझ लो कि एक सरफेस था, हार्ड सरफेस था, आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दूसरा पहुंचाना स्टार्ट किया गैसियस फॉर्म में, हाई प्रेशर से फेंकोगे तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा उस सरफेस पर। क्यों? जितना ज्यादा हाई प्रेशर डालोगे उतनी जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। फिजिकली फिजिकली वो कलेक्ट हो रहा है, वहां से गिरने भी लगेगा। बट यहाँ अब आपने हाई प्रेशर पे फेंका, हाई प्रेशर पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो क्वांटिटी बढ़ गई ना गैस की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, तो वो आपस में जाकर के इंटरेक्ट करके भाई एक तरह की बॉन्डिंग आ गई, जिसको मैंने येलो कलर से दिखा दी, एक बॉन्डिंग बना ली। ये बॉन्डिंग तो बन गई, बट प्रेशर चेंज करने से केमिकल वाले का एड्सॉर्प्शन ही बदल जाए तो वो नहीं बदलेगा। क्यों? भैया उसको तो एक स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए था जिस पर वो रिएक्शन वो कर गए। हाँ, अगर आपने हाई प्रेशर से फेंका तो उसने जल्दी कर लिया वो काम, केवल उसकी टेंडेंसी क्या हो गई, वो जल्दी कर ली। बट ये नहीं हुआ कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए हो। सर एक्टिवेशन एनर्जी बता, एक्टिवेशन एनर्जी बता ये